Hello friends, I am Dr. Priya Ishpunyani. I am a consultant thoracic surgeon and surgical oncologist from Mumbai. आज का सवाल है मेरा जो मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, वो है सर्जरी फॉर लंग कैंसर। कोई भी कैंसर में सर्जरी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू कैंसर्स लाइक ब्लड कैंसर या फिर ओरोफैरिंक्स कैंसर। मोस्ट ऑफ द अदर कैंसर्स में सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कुछ अर्ली स्टेज कैंसर्स में सर्जरी समटाइम्स इज़ द ओनली मोडालिटी जो हमें ज़रूरत होती है। लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो जब लंग कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में होता है, स्टेज 1A, बहुत ही छोटा है जिसमें कोई लिम्फ ग्लैंड स्प्रेड नहीं है, तो सिर्फ सर्जरी से 95% चांस प्लस क्योर का होता है। सर्जरी ऑफ लंग कैंसर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक कैसी सर्जरी है और दूसरा हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। कैसी या कौन सी सर्जरी लंग कैंसर में होती है, डिफरेंट जो प्रकार हैं। सबसे पहले है लोबेक्टमी। हर ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं। राइट साइड के लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट के लंग में 2 लोब्स होते हैं। तो पहली सर्जरी है लोबेक्टमी, जिसमें हम एक भाग लंग का यानी एक लोब जो है वो निकालते हैं, और साथ में हम लोग जितने लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं उस लंग के, वो हम साथ में क्लियर करते हैं। दूसरी प्रकार की सर्जरी होती है बाइलोबेक्टमी, यानी 2 लोब्स। तो एक ही लंग्स के 2 लोब्स निकालना, यानी राइट साइड के। तीसरी होती है पूरा का पूरा लंग निकालना। पूरा का पूरा लंग निकालना बहुत एक डरावना वर्ड लगता है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें आगे वापस इम्पॉर्टेंट है। एक, वो सबको नहीं लगता। वो अगर एकदम बीच में ट्यूमर है, आपका बड़ा ट्यूमर है जिसमें कोई स्कोप नहीं है कि हम लंग्स को बचा सके, जब तक पूरा नहीं निकालेंगे पूरी बीमारी नहीं निकलेगी, वो तभी किया जाता है। और दूसरा, पेशेंट की पूरी फिटनेस देखने के बाद, अगर पेशेंट फिट है पूरा लंग निकालने के लिए तो ही वो किया जाता है, और सर्जरी के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइफ की, वो पूरी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो एक न्यूमोनेक्टमी का पेशेंट, यानी एक जो पूरा लंग निकाला है, वो पेशेंट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट मे बी मारपीट, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। तो ये मेन बड़े बड़े सर्जरीज होते हैं। उसके अलावा अब जो नए तरीके के सर्जरीज आए हैं, पहला है सेगमेंटेक्टमी। जो लोब होता है हमारे लंग का, उसमें और कई सारे छोटे छोटे भाग होते हैं, उनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। तो कुछ सेगमेंट्स जॉइन करके एक लोब बनता है। तो जो बहुत अर्ली स्टेज के लंग कैंसर्स हैं, या जो पेशेंट्स की फिटनेस हमारी बॉर्डर लाइन है, उनको हम पूरा का पूरा लोब न निकाल के, अगर हम 1 या 2 सेगमेंट्स निकालें कि पूरी बीमारी भी निकल जाए और पूरा लोब हमारा नहीं निकालना पड़े, तो वो नई प्रकार की सर्जरीज आई हैं जिनको सेगमेंटेक्टमी बोलते हैं। कुछ होते हैं स्लीव रिसेक्शंस, मतलब जैसे आपकी शर्ट की स्लीव होती है, आप शर्ट की स्लीव को शर्ट के साथ जोड़ा जाता है, वैसे ही स्लीव रिसेक्शंस वो होते हैं जिसमें अगर हम पूरा लंग या लोब बचाने की ट्राई करें, ट्यूमर अगर उसके एयरवे में, जो हमारा सांस की नली होती है उसके अंदर है, तो हम दोनों साइड कट करके उस ट्यूमर को नॉर्मल टिश्यू के साथ निकाल के उन 2 भागों को वापस से सिलाई करके जोड़ते हैं। इससे लंग लॉस कम होता है, काफ़ी कम हो जाता है। जो कैंसर्स, जो ऐसे बीच के कैंसर होते थे जिनको न्यूमोनेक्टमी यानी पूरे लंग की रिमूवल सर्जरी लगती थी, उनको अगर हम एक्सपर्टीज़ हो, करेक्ट एक्सपर्टीज़ हो, तो उनको हम स्लीव रिसेक्शन करके अब एटलीस्ट एक लंग का एक पार्ट तो बचा पा रहे हैं, जिससे कि बॉर्डरलाइन फिटनेस के जो पेशेंट्स हैं, जिनको पहले सर्जरी संभव नहीं हो पाती थी क्योंकि वो न्यूमोनेक्टमी टॉलरेट नहीं करते, उनको अब सर्जरी हम एज अ ऑप्शन डेफिनेटली दे पाते हैं। अब आती है बात कि हम सर्जरी किस प्रकार से करें। तो लंग कैंसर की सर्जरी में लंग निकालने के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं उनको निकालना, उनको लिम्फ नोड डिसेक्शन बोलते हैं। तो ये सर्जरी हम या तो ओपन तरीके से कर सकते हैं, यानी ओपन मेथड से, वहाँ से पीठ में ऐसा एक कट होता है,
कट पीछे से आगे आता है, जिसमें हम जो लंग और लिम्फ ग्लैंड्स हैं उसकी सर्जरी करते हैं। सेकेंड सर्जरी होती है, सेकेंड प्रकार से, वो होती है वैट्स। वैट्स यानी की होल सर्जरी। जैसे आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर की होल सर्जरी होती है, अपेंडिक्स की होती है, हर्निया की होती है, वैसे ही अब लंग की सर्जरी भी की होल से संभव है, जिसमें एक 4 से 5 सेंटीमीटर का एक कट होता है और 1 या 2 और दूरबीन के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कट होते हैं। इसमें पेशेंट का स्टे कम होता है, इस पेशेंट का दर्द कम होता है और ओवरऑल रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। तीसरा प्रकार है रोबोटिक सर्जरी, यानी रोबोट से हम लंग का वो एक पार्ट जो भी हमें निकालना है और लिम्फ ग्लैंड्स हम निकालते हैं। इससे और भी कम पेन या स्टे देखा गया है। बट इन तीनों में ऐसा नहीं है कि आप एक के पीछे जाइए कि हमें की होल कराना है, हमारा शॉर्ट रिकवरी अच्छा होगा। उसमें 2-3 चीज़ें अगेन इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक कि जो सर्जन है आपका, उसका मैक्सिमम कंफर्ट लेवल कैसा है। सेकंड, अगर आपका ये सर्जरी कीमोथेरेपी के या रेडिएशन के बाद हो रहा है तो कभी कभी जो नोड्स हैं वो हर जगह लिम्फ ग्लैंड्स चिपके होते हैं। तो लिम्फ ग्लैंड्स अगर की होल में न निकल पाए अच्छे से, तो उनको वहाँ छोड़ने से अच्छा होता है ओपन करके पूरा अच्छे से क्लियर करें। तो किस प्रकार की सर्जरी करनी है, कैसे करनी है, वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है कि क्या सर्जरी करनी है। तो जो भी सर्जन है वो अपनी ऑन्कोलॉजिकली परफेक्ट सर्जरी यानी पूरा क्लियरेंस जो कैंसर के हिसाब से चाहिए वो करे, वो किसी प्रकार से भी करे, पेशेंट का रिजल्ट उसमें ही अच्छा होता है। सो कैंसर, लंग कैंसर में सर्जरी इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये सर्जरी कभी कभी हम अपफ्रंट करते हैं, अर्ली स्टेज लंग कैंसर में हम सर्जरी पहले करते हैं, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत हो तो हम आगे का ट्रीटमेंट देते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या टारगेटेड थेरेपी। और अगर स्टेज 3B के ऑनवर्ड्स पेशेंट होते हैं तो हम उनको पहले कीमोथेरेपी थोड़ी देते हैं, फिर हम उनका सर्जरी करने के बाद फिर से हम आगे का कीमोथेरेपी कंप्लीट करते हैं। उसको सैंडविच थेरेपी बोला जाता है, जो कि स्टेज 3 के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। लंग कैंसर की सर्जरी करने की सहूलियत, अगर अपफ्रंट करें, सबसे पहले हम सर्जरी कर रहे हैं, तो वो लंग कैंसर की सर्जरी करना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी होता है और वो पेशेंट ज़्यादातर हम मिनिमल इन्वेजिव की होल सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से कर पाते हैं। जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी या रेडिएशन के बाद आते हैं उन्हें डेफिनेटली अटेम्प्ट किया जाता है की होल सर्जरी से, लेकिन अगर लगे कि पेशेंट की क्लियरेंस के लिए हमें ओपन करना ज़रूरी है तो वो ओपन सर्जरी करी जाती है। ओवरऑल, ऑल इन ऑल, एक पेशेंट को लंग सर्जरी अगर अच्छे से हो तो उसकी रिकवरी को नॉर्मली हम 6 से 7 दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। उसमें से 1 या 2 दिन हमारा पेशेंट आईसीयू में रहता है। हमारी चेस्ट में 1 या 2 ट्यूब्स हम डालते हैं, जो कि हम पेशेंट के रिकवरी के हिसाब से जो पानी आता है अंदर से छाती से वो कितना जल्दी कम होता है, कितना ज़्यादा पेशेंट एक्सरसाइज कर पाता है, उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। एवरेज हमारा स्टे 5 से 7 दिन के बीच में होता है। एवरेज रिस्क्स इस सर्जरी के अब 1 से 2% हैं। कुछ 8 से 10 साल पहले ये 10 से 15% इसमें रिस्क होता था, इसलिए लोग डरते थे कि लंग्स की सर्जरी है, हम रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे, हमें बहुत दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, हमारी डेली एक्टिविटी कुछ नहीं हो पाएगी। तो वो एक मिथ है, वो एक मिथ्या कथा है, गलत धारणा है। 1 से 2% रिस्क तो आजकल आपको रोड क्रॉस करने में भी होता है कि आप रोड क्रॉस करें और एक्सीडेंट ना हो, इसकी गारंटी नहीं होती। बट येस, रिस्क हैज़ कम डाउन टू 1 to 2%। एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया देने के टेक्निक्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं, सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपर्टीज़ बहुत इम्प्रूव हुई है। इसलिए अब ओवरऑल एवरेज स्टे इज़ ओनली 5 to 7 days एंड एवरेज रिस्क ऑफ मोर्टालिटी यानी डेथ का रिस्क इन सर्जरी इज़ 1 to 2%। इस सर्जरी में अगर आपका कोई भी पेशेंट है या आप पेशेंट हैं या केयर गिवर हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब से डायग्नोसिस होता है तब से आपकी चेस्ट फिजियोथेरेपी शुरू होनी चाहिए इन फॉर्म्स ऑफ स्पायरोमेट्री, बॉल की एक्सरसाइज आती है, स्टीम इनहेलेशन एंड डेली वॉक। इफ़ यू आर अ स्मोकर, इट हैज़ टू क्विट ऑन द डे ऑफ डायग्नोसिस। जितना भी टाइम आपको डायग्नोसिस से सर्जरी के बीच में मिले, डायरेक्टली सर्जरी हो या फिर कीमोथेरेपी के बाद सर्जरी हो,
जितना भी टाइम फ्रॉम डे ऑफ डायग्नोसिस टू सर्जरी मिले उतना टाइम आपको रेगुलरली चेस्ट फिजियोथेरेपी, स्टीम इनहेलेशन, डेली वॉकिंग एंड गुड न्यूट्रिशन करना चाहिए। उससे लंग्स की रिकवरी कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, दे बिकम बेटर फास्टर। आपकी रिकवरी सर्जरी के बाद बहुत कंपेयर टू अदर्स आपकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज आपके रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो उस एक्सरसाइज से ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके होते हैं। So, for any success of lung surgery, the most important thing starts with the patient himself or herself by doing good chest physiotherapy. जो मैंने वैसे बताया कि प्रकार होते हैं, ओपन सर्जरी या वैट्स या रोबोटिक, या फिर हम लंग का कितना पार्ट निकालें। तो पहले तो हम लंग का कितना पार्ट निकाले वो कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट कितना फिट है, हम कुछ टेस्ट करते हैं जिनको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिससे हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि इतना परसेंटेज लंग का निकालना पेशेंट टॉलरेट कर पाएगा। एक बार हमें वो कंफर्मेशन मिल जाए कि पेशेंट यस इतना लंग्स निकालना टॉलरेट कर सकता है, फिर हम उनको सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। अगर हमारा प्री ऑपरेटिव रिकॉर्ड जो है, पेशेंट का टॉलरेंस अगर ओके है, तो सर्जरी के बाद कोई खास डिफरेंस नहीं होता कि हम एक लोब निकाले, कि सेगमेंट निकाले, कि लंग निकाले। डेफिनेटली अगर आप बोलेंगे कि एक लंग निकालने जिसका निकाला है उसकी रिकवरी क्या उतनी ही जल्दी होगी जितना एक सेगमेंट निकालना है, नहीं, थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे जो बचा हुआ लंग है वो कंपेंसेट करके दूसरे लंग को टेक ओवर कर लेता है। तो इनिशियल जो फ्यू डेज होते हैं पूरा लंग निकालने के बाद या 2 लोब निकालने के बाद, वो थोड़े से एक्स्ट्रा केयरफुल हम रहते हैं आईसीयू में। द आईसीयू स्टे इज़ अ बिट लॉन्गर देन इफ़ आई रिमूव ओनली अ सिंगल लोब और आई रिमूव ओनली अ सेगमेंट। उसके अलावा जो पाइप निकलना है चेस्ट रिमूवल का, उसमें कभी कभी 1-2 दिन का फ़र्क आता है। बट लाइक आई सेड, जितनी भी सर्जरी के बाद की रिकवरी है वो शुरू होती है आपके डायग्नोसिस से। आप जितना लंग फिजियोथेरेपी पहले से करते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली उतना जल्दी आपका रिकवरी होता है। इवन इन पेशेंट्स जिनका पूरा लंग निकाला जाए, इफ़ दे हैव बीन डूइंग गुड स्पायरोमेट्री फ्रॉम बिफोर, और अगर उनके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के वैल्यूज़ अच्छे हैं, डिसेंट हैं, तो पेशेंट की रिकवरी काफ़ी एवरेज डिसेंट रेट पे हो जाती है। देयर इज़ नो इशू पर से, unless we have miscalculated the patient's tolerance level. Sometimes the miscalculation is not as per numbers, but actually patient की विल पावर या वो कितना सहन कर सकता है, सो उन पेशेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता है। ओपन, की होल और रोबोटिक में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म स्टे का, पेन का डेफिनेटली फ़र्क है। ओपन सर्जरी में हमको एक्स्ट्रा हम लोग पीठ में एक इंजेक्शन होता है एपिड्यूरल, हम वो डालते हैं सो दैट पेशेंट का पेन कंपोनेंट कम हो। जो उसका पेन होता है इज़ डेफिनेटली मोर दैन द पेन विच इज़ देयर फॉर की होल और रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि उसमें ओपन सर्जरी में हम रिब्स को स्प्रेड करते हैं सर्जरी अंदर करने के लिए, जो कि हमें वैट्स में या रोबोटिक में नहीं करना पड़ता है। सो अगर ओवरऑल duration of surgery is different, blood loss is less, if the pain is less after surgery, definitely patient का breathing capacity जल्दी improve होती है, patient जल्दी अपने डर से ऊपर आकर फिजियोथेरेपी कर पाता है सर्जरी के बाद। उन पेशेंट्स में रिकवरी कंपैरेटिवली फास्टर होती है कंपेयर टू ओपन, but it is only a difference of a day or two and a good pain relief along with the surgery, a good epidural analgesia, पोस्ट ऑपरेटिव अच्छा फिजियोथेरेपी जो आपको मोटिवेट कर सके पेशेंट को फिजियोथेरेपी जल्दी करा सके, देन सटल्स द डिफरेंस, इट उस डिफरेंस को, ओपन और वैट्स के डिफरेंस को कम कर देता है। बट जहाँ भी संभव है हम इसलिए अब की होल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी रिकमेंड करते हैं, जहाँ भी संभव सेफ है और ऑन्कोलॉजिकली गुड है वहाँ पे हम की होल सर्जरी प्रेफर करते हैं, सो दैट पेशेंट का इमीडिएटली पोस्ट ऑफ जो पीरियड है वो कंफर्टेबल गुजरे, पेशेंट का आगे की ट्रीटमेंट लेने का विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। सो ऑल इन ऑल इट रिक्वायर्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, इट रिक्वायर्स अ गुड एनेस्थेटिस्ट, इट रिक्वायर्स अ गुड पेन कंट्रोल पर्सन, it requires a good surgeon, a good intensivist, good physiotherapist, good dietitian and good nursing care, and most importantly a strong willpower of the patient.
So that takes care of all the preoperative, intraoperative and postoperative recovery of the patient. I hope this has helped you. आपके अगर कोई भी queries हैं, please feel free to connect, to ask. This is Lung Connect and we are there to help all the patients and all the caregivers. Thank you.